करनी एकेडमी एजुटेक। करनी एकेडमी एजुटेक में आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ दर्शन अरोड़ा एंड आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आपको मैथमेटिक्स में जितने डाउट्स थे वो सारे डाउट्स आज से क्लियर होने लग जाएंगे। मैथमेटिक्स विल बी इजी फॉर यू। हर बच्चा मैथमेटिक्स को आसानी से कर पाएगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स। अपना चैप्टर रहेगा आज का वास्तविक संख्याएं, मतलब रियल नंबर्स। तो बच्चों, रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं। क्या होते हैं रियल नंबर्स, क्या नहीं होते हैं, किस तरह बातें आए रखी है, किस तरह से हम नंबर सिस्टम को डिफाइन करते हैं, किस तरह से हम पूरा जो नंबर दे रखे हैं, सारे नंबर 0 से 9 के बीच में जो भी नंबर है उनको किस तरह से लिखा जाता है, वो क्या है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या समझाने से पहले मैं एक चार्ट बनाऊंगा। सबसे पहले मेरे पास में आएंगी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याएं बच्चों, ये आपके कोर्स में आपने नहीं देखी होगी, पहली बार पढ़ रहे हैं। सम्मिश्र संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चों, मैं इंग्लिश में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि बच्चों, हम हिंदी मीडियम वालों को, हिंदी माध्यम वालों को इंग्लिश से पता नहीं किसी चीज का डर रहता है। हम लोग इंग्लिश की तरफ नहीं जाते हैं। तो हमें अगर कुछ शब्द पता होंगे तो आप इंग्लिश वालों के सामने भी अपना जो एक तरीका है वो बता पाएंगे। वरना क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में बोलता रहता है, हमें वो चीज उनसे बेहतर तरीके से आती है पर हम वहां बोल नहीं पाते हैं। तो हम इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करते हुए चलेंगे। बच्चों, सम्मिश्र संख्याओं के दो टुकड़े हुए। सम्मिश्र संख्याओं के दो टुकड़े हुए। पहला मेरे पास में आया यहां से वास्तविक संख्या। क्या आया बच्चों? वास्तविक संख्या। और दूसरा मेरे पास में आया यहां पे काल्पनिक संख्या। देखो बच्चों, दो टुकड़े कर दिए मैंने। अब आज तक तुमने क्या पढ़ा था? रूट ऑफ -1 पॉसिबल नहीं है। अपन जैसे ही रूट में नेगेटिव वैल्यू, ऋणात्मक संख्या देख लेते थे, हम कहते थे ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर ऐसा पॉसिबल होता है काल्पनिक संख्याओं के लिए। मतलब स्क्वायर रूट में अगर ऋणात्मक संख्या आए, क्या है बच्चों? ऋणात्मक संख्या, तो वो किस में आएगा? काल्पनिक संख्या में आ जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, रूट -1, रूट -5, रूट -3। समझे बच्चों? तो क्या किया, जो मैथ्स के लोग थे, मैथमेटिशियन थे, जो गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा जो रूट -1 है उसको नया नाम दिया गया, उसको बोला गया आयोटा। क्या बोला गया बच्चों? आयोटा। समझ गए? तो बच्चों, रूट -5 को क्या लिख सकते हैं? रूट 5 इंटू रूट -1। बच्चों, रूट -1 को अपन ने क्या बोला अभी? आयोटा। तो क्या बन गया? रूट 5 आयोटा। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर होगी ये बात। तो सारे वो नंबर जो रूट में ऋणात्मक संख्या है वो मेरे पास में क्या बन जाएंगे? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है बच्चों? और इमेजिनरी नंबर को दिखाया जाता है IM लिखकर। समझ गए बच्चों? अब बात आती है वास्तविक संख्या। बच्चों सुना मेरी बात, दुनिया की सारी संख्याएं आती है सम्मिश्र में। कैसे? देखो, काल्पनिक भी आ गई, वास्तविक भी आ गई। तो सम्मिश्र लिखने का तरीका होता है A प्लस आयोटा B। आयोटा किसको दिखाता है? आपके काल्पनिक संख्या को। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो मेरे पास में क्या होगा? इसका काल्पनिक। और ये जो पहला वाला पार्ट होगा वो मेरे पास में क्या हो जाएगा? वास्तविक। अब बच्चों, वास्तविक को इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर्स। मतलब ऐसे सारे नंबर्स जिनमें स्क्वायर रूट में ऋणात्मक संख्या नहीं आती है वो किसके अंतर्गत आते हैं? रियल नंबर्स की। अब बच्चों, रियल नंबर्स 1 2 3 -1 -2 -3/5 सारे नंबर आते हैं। तो वास्तविक संख्या के दो टुकड़े कर दिए और टुकड़े करते जा रहे हैं और ब्रांच और शाखाएं आती जा रही है। वास्तविक संख्याओं को तोड़ा गया हमने परिमेय संख्या, जिनको आप लोग इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं, और अपरिमेय
संख्याओं में। अब बच्चों अपरिमेय संख्या को आप लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर। बच्चों जब आप नंबर सिस्टम को जानते हैं, संख्या पद्धति को जान रहे हैं, तो क्यों ना अपरिमेय संख्याओं को भी जान लिया जाए। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा ऐसी संख्याएं जो कि अपूर्ण वर्ग देती है। अपूर्ण का वर्ग का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल क्या हुआ? √3 हुआ, कोई उसका पूर्ण वर्ग नहीं है। √5 हुआ, 5 का कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। √2 हुआ, 2 का कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। 6 का कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। बट क्या मैं √9 जो है वो किसका पूर्ण वर्ग है? 3 का, तो वो अपरिमेय में नहीं आएगा। तो बच्चों अपरिमेय में क्या है? एक तो जो अपूर्ण वर्ग है, दूसरा एक नंबर जो कि अशांत भी है और अनावर्ती भी है। अगर इंग्लिश में लिखूं तो मेरे पास बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों अशांत का मतलब होता है जो संख्या कहीं भी खत्म नहीं होती है, जिसका कोई किनारा नहीं मिले। जैसे बच्चों एक नंबर लिखता हूं यहां पे 1.1313। बच्चों ये संख्या यहां के खत्म हो गई तो उसका किनारा मिल गया। किनारा मिल गया, इसको बोलेंगे शांत। मैंने नंबर लिखा 1.131313 डैश डैश डैश, 3 डैश बना दिए, 3 डॉट बना लिए, तो इसका मतलब है इसका कोई किनारा नहीं, इसको बोलेंगे अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। अब बच्चों अशांत में भी दो तरह की बातें हैं। बच्चे आप लोग देख पा रहे हैं इस एग्जांपल के अंदर कि ये 131313 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, बार बार वापस आ रहा है। तो जो चीज वापस बार बार आती है उसको बोलते हैं आवर्ती, और जो चीज इस एग्जांपल में देखेंगे 1.13 133 133 डैश डैश डैश, इसमें देखो बच्चों पहले 13 आया, फिर 1333 आया, फिर 1333 आया। तो इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। लाइक पैटर्न कैसा? बच्चों 13 यहां है, तो अगर यहां भी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या होता 13 होता तो मेरा काम बन जाता बढ़िया। 13 की जगह पे कौन है? 133, तो पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। फिर मैंने कहा यहां 133 तो यहां भी 133 होना चाहिए, तो यहां भी पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। अगर पैटर्न दिखे, अगर चीजें सेम दिखे तो आवर्ती, अन्यथा अनावर्ती। बच्चों इसमें एग्जांपल क्या हुआ? अशांत अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन रिकरिंग। एग्जांपल देता हूं बच्चों इसका एग्जांपल मैंने अभी समझा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ खत्म नहीं होना चाहिए, मतलब पीछे की तरफ 3 डॉट आने चाहिए, 3 इस तरह से डॉट आने चाहिए, ठीक है बच्चों। और नॉन रिकरिंग मतलब मान लिया कोई नंबर है 1.12 122 122, बच्चों 12 आया, फिर उसके बाद में अगर यही चीज वापस आती तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा 122, रिपीटेशन नहीं हुआ। फिर मुझे लगा 122 का रिपीटेशन होगा, 122 वापस आएगी, तो इसका भी इस तरह से नहीं होके 122 आया, एक के बाद में 3 2 आए। तो इन तरह की संख्याओं को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती किसमें आती है बच्चों? अपरिमेय संख्या के अंदर। एक एग्जांपल और देता हूं बच्चों आपको। अशांत अनावर्ती का मतलब टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए, मतलब हमेशा 3 डॉट तो पीछे आने चाहिए, मतलब संख्या बहुत दूर पे खत्म होगी, अनंत तक खत्म होगी, इस तरह से चलता रहेगा। माना नंबर है 1.16 166 166 146, इस तरह से चलता रहा, कोई तरह का पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, तो ये मेरे पास में क्या आया? एक तरह से अशांत अनावर्ती। तो मैंने समझाया आपको कौन कौन से नंबर अपरिमेय हैं, एक तो अपूर्ण वर्ग वाले और दूसरे अशांत अनावर्ती। कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे आपने सुना होगा पाई जो नंबर है, पाई सुना है ना सब लोगों ने? पाई जो होता है वो अपरिमेय है। थोड़े से बड़ी क्लास में जाओगे तो एक नंबर आएगा ई, अभी नहीं है पर फिर भी कोई पूछ ले ई क्या होता है, इसको बोलते हैं नेपियर नियतांक। क्या बोला जाता है बच्चों? नेपियर नियतांक। इसकी वैल्यू भी 2.71 इस तरह से आगे होती है। पूरी वैल्यू अपने को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक उसी तरह आपने एक मूवी देखी है सुपर 30, है ना बच्चों? सुपर 30 में वो एक बोलता है, एक शब्द बोलता है फी, के ब्यूटी का रेशियो होता है फी, है ना बच्चों? इस तरह से सुना होगा। वो जो फी था ना,
वो फी भी एक तरह का क्या था, अपरिमेय संख्या। और उस फी की वैल्यू में ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, देखना, वो फी होता है 1 प्लस रूट 5 अपॉन, कितना होगा बच्चों, कितना होगा बच्चों, सोचो, अपॉन 2 या अपॉन 4, तो यहां आएगा अपॉन 2। तभी तो रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, लगभग 2.2 समथिंग, अपॉन कितना आ गया 2, और ये मेरे पास में कितना बन गया, ये अपने पास में कितना आ गया बच्चों, 3.2 के आसपास, 3.2 अपॉन 2 कितना हुआ, लगभग 1.6 अराउंड उसके आसपास होती है। ये मैं 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 आपको एग्जैक्टली नहीं बता रहा है ना, इस तरह से अपने पास वैल्यू होती है 1.61 ऐसा कुछ आगे वैल्यू होती है, इस तरह से वैल्यू चलती जाती है। मैंने समझा दिया आपको ये भी, ये सब मेरे पास में आ गई अपरिमेय संख्या के अंदर। अब अपरिमेय संख्या को आगे नहीं तोड़ा गया, समझे बच्चों, अपरिमेय संख्या को आगे नहीं तोड़ा गया, ये यही खत्म हो गई। अब बात आई परिमेय में, जो परिमेय में नहीं, जो अपरिमेय में नहीं था वो परिमेय में होगा। तो यहाँ पे अपूर्ण वर्ग था, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्याएं। बच्चों पूर्ण वर्ग क्या होंगे, रूट 4, रूट 9, रूट 1, रूट 16, ये आया। उसी के साथ में मेरे पास में दूसरा यहाँ पे क्या आया था, अशांत अनावर्ती। तो सबसे पहला लेंगे शांत, शांत वाला लेंगे। जब शांत का जब शांत लूंगा, शांत का मतलब क्या हुआ, टर्मिनेट मतलब खत्म होने वाला, 2 नंबर खत्म हो गया, 1.6 खत्म हो गया, 9.333 खत्म हो गया, ये सारे नंबर मेरे पास शांत हुए। और शांत के अंदर भी स्पेशली शांत आवर्ती, मतलब शांत आवर्ती या फिर सॉरी अशांत आवर्ती। अशांत का मतलब क्या हुआ, खत्म नहीं होना चाहिए। आवर्ती का मतलब हुआ जो नंबर है वो रिपीट होना चाहिए। कैसे बच्चों, 1.3333, क्या बच्चों इसमें 3 नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको, 1.3 का बार, जिसपे बार लगा दी जाती है, जिसपे इस तरह की रेखा बंधनी लगा दी जाती है, वो आपको बताता है कि वो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है अनंत बार। अगर मैं लिख देता हूं 1.19787878 डैश डैश डैश, बच्चों बताओ क्या ये मेरे पास में अशांत है, मतलब हाँ अनंत तक जा रही है, बहुत तक जा रही है। आवर्ती है मतलब देखो 7878 रिपीट हुआ, तो क्या लिखूंगा 1.19, देखो 19 तो रिपीट नहीं हुआ, बट रिपीट क्या हुआ 78, तो 78 का क्या आएगा, बार, या फिर उसके ऊपर क्या लगेगी, रेखा बंधनी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो रैशनल नंबर, जो परिमेय संख्या है, वो मेरे पास होती है P बट्टे Q के रूप में, जहां इंपॉर्टेंट बात क्या है, Q 0 नहीं चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि P भी चाहिए पूर्णांक और Q भी चाहिए मुझे पूर्णांक। समझे मेरी बात? अगर 1.5 आया और 2.5 आया तो क्या करेंगे, पूर्णांक बनाने के लिए दोनों से ये पॉइंट हटेगा, क्या बनेगा 15/25, क्या बन जाएगा कट के 3/5। सारे बच्चे मेरी बात समझ गए होंगे। सबसे पहले सम्मिश्र संख्या, फिर वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं, फिर रैशनल मतलब परिमेय संख्या। बच्चों वास्तविक संख्या को R से दर्शाते हैं, सम्मिश्र संख्याओं को C से दर्शाते हैं, काल्पनिक संख्याओं को IM से दर्शाते हैं, परिमेय संख्याओं को Q से दर्शाते हैं, और अपरिमेय संख्याओं को किताबों में नहीं होता पर इसको T से दर्शाते हैं। समझे आप? अब बात करेंगे परिमेय संख्या के अंदर। बच्चों परिमेय संख्या क्या है मेरे पास, अभी देखा मैंने P बट्टे Q के रूप में, Q इज नॉट इक्वल टू 0 तक, पहली शर्त। दूसरा इसके अंदर मेरे पास और क्या बन रहा था, ये मेरे पास बन रहा था पूर्ण वर्ग का स्क्वायर रूट। फिर मेरे पास में क्या बन रहा था, शांत जो भी थे वो। फिर मेरे पास क्या बन रहा था, अशांत आवर्ती। ठीक है बच्चों, ये सारा टॉपिक रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, बोर्ड के हर एक पेपर में इसका क्वेश्चन आना तय है, और लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रूव करने वाला। 3 से 4 नंबर आपको ये चैप्टर देके जाएगा इजीली, बस आपको ध्यान लगाए रखना है, ज्यादा से ज्यादा आपको इस लेक्चर को शेयर करना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से परिमेय संख्या आया। अब परिमेय संख्या के अंदर क्या, परिमेय संख्या के अंदर मैं बात करूंगा यहां पे
पूर्णांकों की। किसकी बात करूंगा बच्चों? पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। और इस पूर्णांक को लिखा जाता है, दर्शाया जाता है जेड से। बच्चों इस पूर्णांक के अंदर मैं 3 तरह की बातें कर रहा हूं, फिर अपन उसके भाग देखेंगे। बच्चों पहला पूर्णांक होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक को लिखा जाता है z+ से, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास में आया धनात्मक पूर्णांक। फिर मैं देखूंगा यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक, इसको लिखा जाता है z- से। तीसरा लिखते हैं अपन उदासीन पूर्णांक। क्लियर है बच्चों? धनात्मक पूर्णांक z+ जो होते हैं वो सारे धनात्मक वाले, देखो बच्चों ये नंबर लाइन हुआ 0 1 2 3 4, इस तरह से होती है आपकी नंबर लाइन। तो ये जो नंबर है 1 2 3 जो कि पूरे हैं नंबर, उनको बोलते धनात्मक। क्या बन गया? 1 2 3 4 डैश डैश डैश, समझ गए? ऋणात्मक वाले क्या होंगे? इसके बाईं लेफ्ट तरफ वाले, मतलब दाहिनी तरफ, सॉरी बाईं तरफ वाले। बच्चों क्या बन गए मेरे पास? इधर से डैश 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 आया, -3 -2 -1, समझे? उदासीन क्या बन जाएगा? 0। बेचारा 0 जो है ना वो प्लस की तरफ ना माइनस की तरफ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कोई भी आपको समीकरण दिया गया और पूछा गया उसके बारे में कि उसके इंग्लिश में बोलूंगा तो बोलेंगे नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन बताइए। मतलब हिंदी में अगर बोला जाएगा क्या बोलेंगे? अऋणात्मक। क्या बोला मैंने? अऋणात्मक। और ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? जो ऋणात्मक नहीं हो। तो बच्चों 0 क्या है? ऋणात्मक नहीं है। और ये सारे जो पॉजिटिव वाले वो भी ऋणात्मक नहीं है। तो अऋणात्मक को लिखा जाता है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से लिखा जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। और अगर इसी जगह पर मैं आपको बोलता कि अधनात्मक, मतलब धनात्मक नहीं चाहिए, पर 0 बेचारा ना धनात्मक में ना ऋणात्मक में, तो 0 भी आएगा, -1 भी, -2 भी, इस तरह से बातें आती जाएंगी, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, क्लियर है? अधनात्मक और ऋणात्मक क्लियर है आपको? अधनात्मक को बोलते हैं नॉन पॉजिटिव, है ना बच्चों? ऐसा कोई बात वैसे फिलहाल होती नहीं है अपने लिए, बट आपने को बता दिया। अब पूर्णांकों को तोड़े गए हैं आगे। पूर्णांक को किसमें तोड़ा गया है? पहला बोलूंगा मैं पूर्ण संख्या में। बच्चों पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? मेरे पास ऐसी संख्या है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है जो कि 0 से शुरू होती है, ये आप लोग सब जानते हैं। और पूर्ण संख्याओं को भी तोड़ा जाए तो एक नंबर आता है प्राकृत संख्या, इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या होता है प्राकृत संख्या? मेरे पास में 0 को हटा दिया जाए, क्या बन जाएगा प्राकृत संख्या? 0 1 2, इस तरह से मेरे पास में क्या आएगी? प्राकृत संख्या, ठीक है बच्चों। सारा मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। अब खेल शुरू होता है आपका, इस चैप्टर का खेल। चैप्टर का खेल क्या है? छोटी छोटी सी बात। सबसे पहले अभाज्य संख्या है, इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। ऐसी संख्या है जिनका गुणज खुद वो हो या फिर 1 हो। जैसे 2 को सिर्फ 2 गुणे 1 लिखा जा सकता है, तो 2 और 1 के रूप में लिखा। बट जो 4 है उसको 2 गुणे 2 में लिख सकता हूं, मतलब उसके 1 से अधिक गुणज हुए। 4 को मैं 1 गुणे 4 लिख सकता हूं, 4 गुणे 1 लिख सकता हूं। इनके अलावा अगर एक और गुणज आ गया, इसका मतलब बहुत दिक्कत दिया। तो आप ऐसे संख्या देखिए, जैसे मैंने मान लिया 9 नंबर है या 8 नंबर है। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं अपन? 4 गुणे 2, फिर 2 गुणे 4, फिर क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 1, फिर क्या लिखेंगे? 1 गुणे 8। देखो बच्चों ये तो सेम है। अब 2 गुणे 4 का मतलब क्या होगा? मैं 8 को, अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? ऐसा नंबर जिसको जिसमें या तो सिर्फ 1 आए या फिर वो नंबर आए। तो बच्चों 8 में 2 और 4 ना तो वो नंबर है ना कोई बात, तो मेरे पास में ये अभाज्य संख्या नहीं हो पाएगी। समझिए मेरी बात आप? क्वेश्चन सिंपल सा है। अभाज्य संख्या देखने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला, बच्चों 6n + -1 जो होते हैं वो आपके पास में होती है अभाज्य संख्याएं।
मतलब जनरली सामान्यतया, हर बार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट सामान्यतया जो भी संख्या है 6n प्लस माइनस 1 के रूप की होती है वो मेरे पास हो जाती है अभाज्य संख्या। कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूं कब लेंगे। माना एक नंबर है 19, आप जानते हैं कैसा है अभाज्य संख्या। क्या करूंगा, इस 19 को 6n प्लस माइनस 1 के रख दूंगा बराबर। एक बार लूंगा मैं 6n प्लस 1, एक बार लूंगा मैं 6n माइनस 1। कंडीशन है दोनों को सॉल्व करने पे अगर किसी भी एक में n जो है वो आपके पास में क्या आ जाए, n आपके पास में एक पूर्णांक आ जाए किसी भी एक में। अगर किसी भी एक में आ गया पूर्णांक, इसका मतलब वो मेरे पास में अभाज्य होगा। बेटा समझो, 19 को लिख दिया मैंने 6n प्लस 1, ये एक उधर जाके कितना बन जाएगा 18 बराबर 6n, n बराबर 3। क्या 3 है, पूर्णांक है, मतलब अभाज्य है। बच्चों यहां देखूंगा 20 बराबर क्या है 6n, n बराबर आ गया 20/6, मतलब काटने पे आया 10/3। दोनों में से एक बोला था मैंने, कोई भी एक आना चाहिए, आ चुका। समझ गए बच्चे। एक एग्जांपल और, क्या आपने 61 देखा है? हाँ बच्चों, 61 को क्या लिख सकता हूं, 6n प्लस माइनस 1, प्लस वाला लिख दिया एक तरफ, माइनस वाला लिख दिया एक तरफ। प्लस वाले से बन गया 60 बराबर 6n, n बराबर 10 आया मेरे पास पूर्णांक। और यहां से मेरे पास आया 62/6 बराबर n, n की वैल्यू 31/3। दोनों में से एक चाहिए मेरे पास, बन गया। एक और सिंपल सा एग्जांपल, 17 आप देख ही रहे हैं, या 13 ले लो, एक काम करो 13 लिया, 6n प्लस 1 और 13 बराबर 6n माइनस 1। प्लस लेने में मेरे पास बन गया 12 बराबर 6n, n बराबर 2। और यहां मेरे पास कितना बन गया, n बराबर 14/6, मतलब 7/3। सारे बच्चों को क्लियर है? दोनों में से अगर एक भी मेरे पास में क्या मिल जाए पूर्णांक, मतलब वो क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। बच्चों यहां एक और नंबर लेते हैं। नंबर लिया मैंने नंबर लिया, मान लिया 17। 17 क्या लिखूंगा, 6n प्लस 1 लिखा, 17 को मैंने लिख दिया 6n माइनस 1। बच्चों यहां से कितना है मेरे पास, उधर ले जाने पे 16 बराबर 6n, n बराबर 16/6, मतलब 8/3। यहां से मेरे पास कितना आया बच्चों, इसको उधर ले जाने पे प्लस बन जाएगा, 18 बराबर 6n, n बराबर 3 आया। मैंने कहा कोई दो में से एक चाहिए पूर्णांक, जैसे ही पूर्णांक आया क्या बन जाएगा, अभाज्य संख्या है। हमेशा नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, जनरली हर बार अपने को इस तरह से देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी और बात है, आगे आता है सह अभाज्य। अभाज्य था पहले, अभी अब पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्याएं, है ना बच्चों। इंग्लिश में बोला जाता है, थोड़ी सी इंग्लिश क्या हो इसके साथ में, को-प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, मतलब को-प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या ऐसी होती है कि कोई भी दो नंबर हो और उनमें कॉमन कुछ ना आए, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आए, या फिर उन दोनों का जो महत्तम समापवर्ती है, मसप जो है वो एक आ जाए, या फिर उसको महत्तम समापवर्ती को अपन क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको सलाह दूंगा, उन दोनों में आप क्या करें, एक दूसरे को डिवाइड करके देख ले। क्या कर ले, एक दूसरे को डिवाइड करके देख लें। और अगर डिवाइड करने पे तुम्हें कोई, अगर तुम्हें दो नंबर दे रखे हैं, एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, तो किसी मतलब b/a, मतलब बड़े वाला को छोटे वाले से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बड़ा बट्टे छोटे को डिवाइड करने पे अगर तुम्हें पूर्णांक मिलेगा, यहां पे अगर बड़े बट्टे छोटे से पूर्णांक मिलता है तो वे सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। सोचो बच्चों, 2 और 4 में 3/2 मेरे पास में कितना है, 1.5, पूर्णांक नहीं है तो सह अभाज्य हुई। 7/5 कितना मेरे पास में, 1.4, पूर्णांक नहीं है तो सह अभाज्य हुई। ठीक है बच्चों, 7 और 13 में जब करोगे कितना आएगा, 13/7 कितना आया, 1.8 के आसपास। समझ के बच्चे मेरी बात। 13 और 23 का या 19 और 23 का आया, देखो 23/19 कितना आएगा, लगभग ये 1.4 के आसपास। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया सह अभाज्य क्या होती है, जब दिन में पहली बात समझाई जिसमें कोई कॉमन नहीं हो। देखो ये जो मैं बातें बोल रहा हूं सारे एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। पहली बात थी
अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो एक के अलावा, बच्चों एक तो सब में कॉमन होता है, 2 में भी कॉमन है, 1000 में भी कॉमन है, सब में कॉमन है। 2 या 3 के अंदर जब मैं बात करूंगा इसी तरह बात होगी। या फिर आप उसका HCF निकालें, महत्तम समापवर्ती निकाले, और बच्चा अगर मेरी तरीके से समझना चाहता है, मेरी ट्रिक से समझना चाहता है, तो ट्रिक क्या हो गई, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो। यदि पूर्णांक आया तो सहभाज्य नहीं है, पूर्णांक नहीं आया तो सहभाज्य हो जाएगा। बच्चों बताओ, क्या 26/14 क्या 26/14 पूर्णांक होगा क्या? हाँ बच्चों, 26/14 पूर्णांक नहीं होगा। पर थोड़ी सी छोटी सी बात, उनको पहले सॉल्व कर लेना है। हर एक चीज को पहले ही सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे? अगर कुछ कट रहा हो तो काटे, अगर कुछ कट रहा है, वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर कुछ कट रहा है मतलब सहअभाज्य है, अगर कुछ नहीं कट रहा मतलब सहअभाज्य नहीं। मतलब बड़ा अपॉन छोटा का हमेशा पूर्णांक आने की बात आपको याद नहीं रखनी है, बल्कि ये देखना है बड़े अपॉन छोटे में कुछ कट रहा है तो सहअभाज्य नहीं है, कुछ नहीं कट रहा है तो सहअभाज्य है। देखो बच्चों, ये कट रहा है ना 2 से, कितना बन गया 13/7। अगर 13/7 होता तो सहअभाज्य होता, बट 26/14 सहअभाज्य नहीं है। मतलब क्या देखना आपको, बड़े को छोटे से डिवाइड करने पे कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा, समझे? आगे बात आती है द्विक अभाज्य। बच्चों, द्विक अभाज्यों को इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। बच्चों, नाम से बड़ा क्लियर है, ट्विन का मतलब जोड़ा, और जोड़े चाहिए यहां पे आपको 2 के अंतराल का। मैं वापस बता रहा हूं, ट्विन प्राइम का मतलब होता है जिसमें 2 का अंतराल हो। जैसे 3 और 5 ऐसे नंबर हैं जिनका कोई भी सेम गुणज नहीं है, तो मेरे पास वो क्या आएंगे, ट्विन प्राइम। बच्चों, 3 और 5 में अंतराल 2 का है, 2 का अंतराल है और दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो ये मेरे पास में बन जाएगा द्विक अभाज्य। 7 और 5 और 7 में अंतराल कितने का, 2 का, और दोनों मेरे पास में दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन कैसे देखते हैं, मैंने बोला था 7/5, बड़े को डिवाइड कर दो छोटे से, कुछ कट रहा है तो कॉमन है, कुछ नहीं कट रहा तो कॉमन नहीं है। बच्चों, एक और नंबर आया 41 और 43, गैप कितने का, 2 का। जब दोनों का गैप 2 का है और दोनों को डिवाइड करने में कुछ कट नहीं रहा है तो क्या आएगी, द्विक अभाज्य संख्या है। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को अभी तक सब क्लियर है। अब आगे पढ़ेंगे हम शेषफल प्रमेय, इंग्लिश में लिखा जाता है रिमाइंडर थ्योरम। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम इतना सारा क्यों पढ़ रहे हैं, वापस हमें जो आता है। बच्चों, तुम्हें सिंप्लीफाई करवाना है, बच्चों तुम्हें बहुत आसान शब्दों में समझाना है, इसी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। पहला एग्जांपल है 8 को डिवाइड करो 5 से, यहां आ गया कुछ डिवाइड करने पे, कितना है बच्चों, मेरे पास में, इसको डिवाइड करने पे मेरे पास जो भागफल है, बच्चों ये सब लोग जानते हैं, मैं वापस बता रहा हूं, ये भागफल, ये मेरे पास में क्या होता है, बीच वाला होता है भाज्य, कॉर्नर वाला होता है भाजक, अंतिम जो बच गया उसको बोलते हैं शेषफल। बच्चों, छोटी सी बात, क्या ये जो 8 है, 8 को क्या मैं देखो 5 गुणे 1 किया, मेरे पास कितना आया, 5 आया। उस 5 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 8। तो उस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 गुणे 1 प्लस 3। यही है बच्चों रिमाइंडर थ्योरम, यही है शेषफल प्रमेय। और एग्जांपल लिया 13 को डिवाइड किया 3 से, कितना आया बच्चों मेरे पास में, यहां आया 4, यहां मेरे पास आया 1। बच्चों 3 गुणे 4 कितने हुए, 12, 12 प्लस 1 कितना हुआ, 13। तो 13 को लिख सकते हैं अपन 3 गुणे 4 प्लस 1। तो आप समझे बच्चों, इसमें समझने वाली बात क्या आई कि जो भी आपका क्या होता है भाज्य, मतलब बीच वाला, याद कैसे रखेंगे, बीच वाला बराबर कॉर्नर का गुणन, क्या होगा, बीच वाला बराबर कॉर्नर कौन है, भाजक इनटू भागफल। बच्चों पहले हमेशा वही आएगा जिससे डिवाइड किया गया है, हमेशा कुछ गलती नहीं करनी। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तभी तो भाज्य आया बच्चों।
8 मेरे पास में क्या था, यहाँ पे भाज्य था, आया भाज्य। 5 क्या था, भाजक, आया भाजक। 1 क्या था, भागफल, आया, शेषफल आया। समझ गए। उसी तरह तीसरा वाला, चौथा वाला सब समझ गए अपन लोग। तीसरे वाले में शेषफल 0 आया, चौथे वाले में शेषफल 3 आया, 5 वाले में शेषफल 8 आया। गौर करके देखो, ये जो शेषफल है, क्या ये शेषफल कभी भी तुम्हारे भाजक से बड़ा या बराबर आ सकता है क्या? तो बच्चों का जवाब आया सर नहीं। शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, बराबर भी नहीं होगा। तो बच्चों का डाउट है सर क्या शेषफल 0 हो सकता है? हाँ, शेषफल 0 हो सकता है। तो आप मेरी बात समझे बच्चों, इसको लिखने का एक तरीका बनाया अपन ने। इस 8 को, इस भाज्य को अपन ने नाम दिया, इस भाज्य को बोला अपन ने नंबर बी। क्या बोला अपन ने? बी। इस भाजक को मैंने नाम दिया ए, इस भागफल को नाम दिया क्यू, और इस शेषफल को नाम दिया गया आर। तो बेसिकली ये जो चीज आई है, ये तुम्हारे पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं उसको 10वीं में डाला गया नए तरीके से, नई बातों को समझाने के लिए। तो बच्चों जब यहाँ पे मेरे पास भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल था, तो डिवाइड कैसे बना था? डिवाइड बना था भाज्य डिवाइडेड बाय भाजक। तो ये b बराबर a क्यू प्लस आर को क्या लिखूंगा मैं? b डिवाइडेड बाय a। b को a से भाग देना है, समझे? और शेषफल क्या हो सकता है? 0, 1, 2, पता नहीं कहां तक, परंतु मान लिया अगर भाजक तुम्हारा कितना है n, तो देखो बच्चों यहां देखो भाजक तुम्हारा कितना है, मान लिया 9 को एक बार के लिए मान लो n मान लो। तो जो तुम्हारा शेषफल आया है वो भाजक से 1 कम तक आ सकता है, तो शेषफल n-1 तक आ सकता है। बच्चे सब लोग याद रखेंगे इसको। सारे बच्चों को क्लियर है डाउट? आगे आते हैं, वही बात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अभी पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा अपन ने इसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहां b था, यहां a था, इसको कन्वर्ट करके लिख देते हैं। अगर इसको कन्वर्ट करके लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं? a डिवाइडेड बाय b। तो बच्चों a डिवाइडेड बाय b कैसे लिखा जाएगा? जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में है उसको इक्वल्स टू के उधर लिखेंगे। समझे आप मेरी बात? बहुत आसान तरीका हो, जो पहले उसको पहले लिखा, जो बाद में उसको इक्वल्स टू के बाद लिखा। फिर मेरे पास में नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिख रहा होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। अभी पीछे देखा, यहां जो r है वो क्या था? शेषफल। यहां जो r है वो मेरे पास में क्या था बच्चों? शेषफल। शेषफल क्या 0 के बराबर हो सकता है? हमने अभी देखा शेषफल 0 के बराबर हो सकता है, परंतु क्या शेषफल किसी का ऋणात्मक आ सकता है? नहीं, शेषफल ऋणात्मक नहीं आ सकता। कोई आपको बोले शेषफल -1 है तो आप तुरंत उसको बोलेंगे नहीं, ये नहीं होता। शेषफल हमेशा 0 से या तो बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। और ये b मेरे पास में क्या है? b मेरे पास है भाजक। a डिवाइडेड बाय b में ये जो होता है उसको बोलते हैं भाजक। पीछे वाला भाजक, आगे वाला भाज्य। अब क्या किया? यूक्लिड बाबा आए, यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन आए, उन्होंने क्या किया? यही शेषफल प्रमेय को थोड़ा दिमाग लगाया और क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज किया। समझो बच्चों कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज किया। यूक्लिड की आधारभूत विभाजन प्रमेय का हर साल इससे क्वेश्चन आना तय है बच्चों। 3 नंबर का, 2 नंबर का। क्या बनेगा? इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। वैसे बच्चों इसको बोलना चाहेंगे यूक्लिड्स फंडामेंटल डिवीजन लेम्मा। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब मैंने कुछ समझाया था आपको, इसका मतलब होगा a को डिवाइड किया b से, पहले वाला पहले, बाद वाला बाद। समझे? अर्थात देखो हिंदी में मैंने क्या लिखा है, अर्थात संख्या a को b से भाग लगाने पे कोई न कोई तरह की पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। अपन ने पहले भी देखा, कभी 1 मिल रहा है, कभी 2 मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है।
कोई नहीं कोई पूर्ण संख्या प्राप्त हो, मैं एग्जांपल देता हूं। 8 डिवाइडेड बाय 3 कितना बन गया? 8 बराबर क्या बन गया? 3 गुणे 2 प्लस 2। ये मेरे पास में क्या आया? शेषफल। और ये शेषफल की बात कर रहा है यहाँ पे पूर्णांक संख्या की, और ये पूर्णांक संख्या प्राप्त हुई और कुछ अवस्था में एक अन्य संख्या भी प्राप्त होती है, उस अन्य संख्या को शेषफल कहते हैं। ये रहा बच्चा आपका शेषफल। यही आपकी थी यूक्लिड की आधारभूत विभाजन प्रमेय का। तो क्या नया था? कुछ नया नहीं था, पर इसके ऊपर क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो नए हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए आएगा सबसे सिंपल। क्या a बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू शून्य हो सकता है क्या? मतलब भाग दूं और भाग देने पे मेरा भागफल ही 0 आ जाए। ऐसा तो होता है जब पहला नंबर बड़ा हो, दूसरा नंबर सॉरी जब पहला नंबर छोटा और दूसरा नंबर बड़ा, तो इस तरह लिखते हैं 7 5। 7 की टेबल में 5 एक बार भी नहीं आया तो क्या आएगा? 0। तो कितना आया शेषफल? 5। तो बच्चों क्या कभी भी भागफल 0 आ सकता है? तो हाँ आ सकता है। क्या कभी भी ये जो q है इसी तरह आपको उलझा के देंगे, क्या q 0 आ सकता है? तो हाँ बोलना, हाँ आ सकता है। परंतु पूछ रहा है शर्त बताओ। शर्त बताई अपन ने, शर्त क्या थी कि यदि a डिवाइडेड बाय b में, देखो बच्चों पहले एग्जांपल इस तरह से आसान सा कोई भी एग्जांपल ले लो। अगर a डिवाइडेड बाय b में b बड़ा हो a से, तो आपका जो q होगा वो आएगा 0। समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे सब बच्चे। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट मेरे पास ये एग्जांपल और दिया गया कि 9 डिवाइडेड बाय 13। तो बच्चों 13 कहां आएगा? यहां। 9 कहां जाएगा? अंदर। डिवाइड करने पे 13 के टेबल में 9 तो आता ही नहीं, क्योंकि 9 तो छोटा है, तो यहां 0 आया और मेरे पास में 9 आ गया। तो बच्चों इसको क्या लिखूंगा मैं? 13 बराबर 0। मैंने बोला था सॉरी 13 की जगह क्या लिखेंगे? अंदर वाला उठाएंगे। अंदर वाला कौन आया? 9। फिर उसको अपन क्या करते हैं? कॉर्नर कॉर्नर वाला का गुणन करते हैं। 13 गुणे 0। अच्छा पहले कौन लिखेंगे? पहले जो तुम्हारा क्या है भाजक जो है वो है ना बच्चों, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्यों पूछ रहा था 0 हो सकता है क्या? तो हाँ हो सकता है। कब हो सकता है? जब भी तुम्हारा ये a बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि तुम्हारा b बड़ा हो जाए। समझे बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यूक्लिड की प्रमेय के हिसाब से लास्ट क्वेश्चन आज का, परंतु नॉट द लीस्ट। शुरुआत है, शुरुआत को देखते हैं। पूछ रहा है क्या किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है क्या? और अगर लिखा जा सकता है तो प्रदर्शित करें, शो करें। तो बच्चों सबसे पहला ऐसा जब भी कोई पूछता है, पहला बात बता रहा हूं, अगर आपको डायरेक्टली संख्या पूछे तब तो कुछ सोचना नहीं है, जो लिखा हुआ है उसी तरीके से लिख देना है। अगर संख्या की जगह पे किसी संख्या का वर्ग पूछे तो अपन आगे करेंगे, किसी संख्या का घन पूछे तो आगे करेंगे। समझ गए बच्चों? तो आज यहां क्या आ रही है? सिर्फ और सिर्फ संख्याओं के बारे में आ रही है। अच्छा एक बात, यूक्लिड की जो प्रमेयिका है वो सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों पे लागू है। किस पे लागू है? धनात्मक पूर्णांक। क्योंकि बच्चों -3 में डिवाइड करने पे किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी चांसेस कुछ अलग आ जाएंगे, और उन्होंने यूक्लिड ने भी इसको इस तरह से सॉल्व नहीं किया था। अब बच्चों पूछ रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को आपको क्या बनाना है? 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। बच्चों इसको सोचो, a बराबर बी क्यू प्लस आर। रिपीट करता हूं बच्चों, क्या सोचो इन सबको? a बराबर बी क्यू प्लस आर। धीरे धीरे बातें लिखो बच्चों। b यहां पे कितना? b यहां पे 3। ठीक है बच्चों, अगर b 3 है तो r जो होगा वो b से क्या होगा? कम होगा। ये लिखना आपको एग्जांपल बकायदा, ठीक है ना? b बराबर लिख दिया आपने 3। r जो होगा, जो आपका शेषफल होगा, वो आपके b से हमेशा क्या रहेगा? छोटा। अगर b से छोटा रहेगा तो r की मिनिमम वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों? r की मिनिमम वैल्यू 0 के लिए अलग सॉल्व करेंगे। r की मिनिमम, r की उसके बाद वैल्यू 1 अलग सॉल्व।
r की वैल्यू 2 अलग सॉल्व, क्या r बराबर 3 ले सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं ले सकता हूं उसको भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जब मैंने r बराबर 0 लिया बच्चों, तो मेरे पास a बराबर क्या बन गया? 3q प्लस r। अब बच्चों यहां पे r की वैल्यू रख देंगे अपन 0, a बराबर कितना आया? 3q आया। अब बच्चों जब मैं r की वैल्यू रखूंगा 1, तो क्या आएगा बच्चों? a बराबर 3q प्लस 1 आया। और जब r बराबर रखूंगा 2, तो क्या बनेगा? a बराबर 3q प्लस 2। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर ये हमेशा इतना तो आ गया, चेक कैसे करोगे हमेशा पॉजिटिव है? ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, बहुत बड़ा पंगा हो गया। तो एज यूजुअल मैंने समझाया, ये जो Q है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो बच्चों सोचो, अगर ये Q अपन ने पढ़ा या तो 0 हो सकता है और या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। अगर Q 0 भी हो गया, अपन कंडीशन ले रहे हैं Q 1 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। अगर Q 0 हो गया तो बच्चों ये बना 0, ये बना 1 और ये बना 2। क्या तीनों ही धनात्मक पूर्णांक है? हाँ। अगर Q की वैल्यू 1 ले लेंगे तो 3, 4 और 5 बनेंगे, सभी धनात्मक पूर्णांक है। तो कुछ बच्चों ने पूछा क्या सर ये प्रूव हो गया? तो हाँ बच्चों, सिर्फ इतना सा काम होता है, इतना सा ही लिखना होता है और आपको एग्जामिनर 1 या 2 नंबर जितने का क्वेश्चन होता है वो आपको 2 नंबर प्रोवाइड करेगा पूरे। क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, आप लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय का से। क्या लिखेंगे आप लोग बच्चों? यूक्लिड प्रमेय का से। यूक्लिड प्रमेय का से आप क्या लिखेंगे? a बराबर bq प्लस r। अब यहां पे देखेंगे, फिर यहां आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के हिसाब से क्या है? b की वैल्यू कितनी है? 3, तो b बराबर 3 लिखेंगे। और दूसरी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि जो ये रिमाइंडर होता है, ये जो सारे लिखे हुए हैं, ये अपने पास में क्या होते हैं? बेसिकली ये इनके शेषफल होते हैं। तो जो r है वो हमेशा b से छोटा होगा, ये आपको लिखा होना चाहिए, लिखना जरूरी है। अगर r b से छोटा है तो बच्चों देखो b कितना है? 3, तो 3 से छोटे वाले नंबर के लिए अलग अलग सॉल्व करें। 0 को अलग सॉल्व करवाएंगे, 1 को अलग सॉल्व और 2 को अलग सॉल्व। 0 लिया तो a बराबर 3q प्लस r में a बराबर 3q, r बराबर 1 में 3q प्लस 1, r बराबर 2 में 3q प्लस 2, और ये सारे धनात्मक पूर्णांक थे, रख दिए। ये आपका यूक्लिड का प्रमेय का पहला अनुप्रयोग हुआ। जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा, अगले लेक्चर में आपको मैं बहुत सारे अनुप्रयोग करवाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, आज के जो भी डाउट्स हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि मैं उन कमेंट्स को देखूंगा, डाउट्स को चेक करूंगा और जो डाउट्स होंगे वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चों, आपका करनी एकेडमी के साथ में, श्री करनी एकेडमी एजुटेक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद। पढ़ते